अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने लगे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सही है ना। तो मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर पढ़ाई थी। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम के अंदर होता है सेंटर वाला पार्ट, उस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना किसी भी एटम में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो जेड लगाया और जेड किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके बराबर होता है कौन, जेड, ठीक है ना। और क्या नाम है, ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अराउंड न्यूक्लियस, जो कि अराउंड न्यूक्लियस क्या नाम है ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो क्या नाम है कैपिटल जेड है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ना, तो जो प्रोटॉन्स के टोटल नंबर होते हैं एक एटम में उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही प्रोटॉन होंगे, और अगर एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होंगे। ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आप थोड़ी सी एग्जाम्पल दिए। एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल सिंबल, एग्जाम्पल C6, सम अदर एग्जाम्पल आर एज फॉलोज। यानी कि जो क्या नाम है, जो आपको कैपिटल C नज़र आ रहा है ये कार्बन का क्या आएगा, सिंबल। और सिंबल के नीचे जो 6 लिखा है ना वो क्या है, इसको एटॉमिक नंबर है। यानी कि कार्बन के अंदर 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो लिथियम के नीचे जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के नीचे जो 8 लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के नीचे जो 1 लिखा हुआ है वो क्या आएगा मेरा बेटा, वो क्या नाम है, 1 ही प्रोटॉन है और 1 ही क्या आएगा इसके अंदर मेरा बेटा, 1 ही आएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है भाई, एक एटम है, एटम का सेंटर वाला पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना उसको सम को हम बोलते हैं मास नंबर। उसके सम को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। आप फॉर्मेट से समझते हैं। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ लेटर्स देखें तो मास नंबर किसके बराबर होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड प्लस एन, यानी कि एटॉमिक नंबर में यहाँ पे ये बोल लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर 2 ही पार्टिकल हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन। दोनों को प्लस करके वो क्या बन जाता है, एटॉमिक मास, ठीक है ना। और अगर आपने न्यूट्रॉन निकालना, कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाता है, तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने से आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना। ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू एन, यानी कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ए माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। बात समझ में आ गई। एक एटम में, एटम का तो जो सेंटर वाला पार्ट है ना उसके अंदर जो क्या नाम है, प्रोटॉन है, तो उस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप बोलोगे एटॉमिक नंबर। और अगर आप उसी प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को प्लस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास। अगर आपने क्या नाम है न्यूट्रॉन के नंबर निकालने तो ए माइनस जेड कर दो, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, सही है ना। इसके बाद बच्चों आपने आ जाना है किसके ऊपर, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब क्या हुआ था भाई 1911 में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब हो गया था। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 कैरी आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर द एटम। उसने क्या नाम है, एक नया मॉडल दिया था एटम के लिए, ठीक है ना। इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इसने किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और एक नया मॉडल दिया था एटम के लिए, ठीक है, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक थिन शीट ली थी उसकी गोल्ड की उसने क्या ली थी, एक थिन शीट ली थी और उसको बम्बार्ड करवाया था। उसके बाद फेंका था, क्या फेंका था, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। और क्या नाम है, उसने एक रेडिएटिव एलिमेंट लिया था जैसे कि पोलोनियम। तो पोलोनियम से क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल। उसने पोलोनियम क्यों लिया था, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल। मैं आपको बताती हूँ उसने क्या किया। वो एक दिन उठा, उसने ना क्या किया, एक रेडियोएक्टिव सोर्स ली। रेडियोएक्टिव सोर्स का मतलब ये है कि अब उसमें से रेडिएटिव एलिमेंट निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या नाम है, यहाँ पे उसमें से रेडिएशन निकलेगी। तो उसके लिए देखो, अगर सपोज करो मुझे ना क्या नाम है, रेडिएशन निकालनी है। अब रेडिएशन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो मुझे रेडियोएक्टिव एलिमेंट चाहिए। रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से ही रेडिएशन निकलती, किसी और से रेडिएशन नहीं निकलती। सपोज करो कि तुम एक रेडिएटिव एलिमेंट हो, तो मैं तुम्हें इसलिए ले रही हूँ कि मुझे रेडिएशन चाहिए। सिमिलरली रदरफोर्ड सो रहा था, सो के उठा, से ख्वाब में आता है सारा प्रोसीजर, ठीक है। रदरफोर्ड क्या होता है, सुबह सो के उठता है और वो क्या करता है, एक रेडिएटिव एलिमेंट लेता है जिसका नाम है पोलोनियम। जिसका नाम क्या है, पोलोनियम। क्योंकि उसको सिर्फ अल्फा रेडिएशन चाहिए थी, इसलिए उसने क्या लिया, पोलोनियम लिया, ठीक है। उसको अल्फा रेडिएशन चाहिए थी क्योंकि पोलोनियम एक ऐसा रेडिएटिव एलिमेंट है जो कि क्या नाम है, अल्फा रेडिएशन निकालता है। कौन सी रेडिएशन निकालता है, अल्फा रेडिएशन निकालता है। तो पोलोनियम से उसने अल्फा रेडिएशन निकाली, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स बोलो, अल्फा रेडिएशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बोलो, अल्फा रेडिएशन से एक ही बात है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स निकले, ठीक है ना। मतलब उसने पोलोनियम लिया, उठा, वो उसने एक रेडिएटिव एलिमेंट लिया जिसमें अल्फा पार्टिकल निकले, उसको बॉम्बार्ड करवा दिया, उसको फेंका किसके ऊपर, थिन गोल्ड की शीट ली थी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो रेज है ना, ये स्कैटर्ड हो गए फ्रॉम द एटम, यानी कि ये पूरी की पूरी
भी बिखर गई। क्या हुआ, ये सारी की सारी फैल गई, बिखर गई। एंड एग्जामाइन ऑन जिंक सल्फाइड दैट इन हिज स्क्रीन, और उसने क्या नाम है ना, जो क्या नाम है गोल्ड शीट थी ना, उसके ऊपर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी रखी थी, जिसके ऊपर सारी की सारी जो रेस थी वो क्या हो गई, वो फैल गई। बात समझ में आएगी, सारी सारी फैल गई। सबसे पहले उसने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया जिसका नाम क्या था पोलोनियम। पोलोनियम क्यों लिया, क्योंकि उसमें से अल्फा रेडिएशन निकली। अल्फा रेडिएशन निकली और वो जो क्या नाम है थिन गोल्ड का फॉइल था ना, मतलब जो थिन गोल्ड की शीट उसने ली थी, उसके ऊपर उसको बॉम्बार्ड करवाया, किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, और उसने क्या नाम है वो जो थिन गोल्ड की शीट थी ना, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी रखी थी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल क्या नाम है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ मिले, ठीक है ना, तो वो जो रेज थी ना, अल्फा पार्टिकल की जो रेज थी, अल्फा रेज थी, वो क्या नाम है स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। ठीक है ना, पूरे में फैल गई। ठीक है ना, अब क्या हुआ, अच्छा और ये डू यू नो में लिखा है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल। जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तभी वो रेडिएशन निकालता है। अब वो रेडिएशन अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, गामा भी हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल दी गई है आपको क्या नाम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया। हमने पोलोनियम इसलिए ली, इसमें से क्या निकलती है कि अल्फा रेडिएशन, क्या निकलती है अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज। ठीक है ना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल आइसोटोप, जी क्या होता है अनस्टेबल आइसोटोप दैट रिलीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज एनर्जी एज अ डीके। बस ये समझ लो, रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होता है जिनका न्यूक्लियस का होता है अनस्टेबल होता है, जिसमें से रेडिएशन निकलते हैं। वो रेडिएशन अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, गामा भी हो सकती है। ठीक है, अभी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की डायग्राम में लॉन्ग में आएगा, तो ये डायग्राम आपने बनानी पड़ेगी, गूगल से देख लेना, कोई ईजी डायग्राम आप बना लेना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखो भाई, इसमें पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था मैंने आपको बता दिया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का। आप क्या ऑब्जर्व किया उसने वो समझो। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी उसमें गोल्ड की शीट पे, तो जैसे ही क्या नाम है अल्फा पार्टिकल्स उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से मिलते हैं, वैसे ही क्या नाम है रेडिएशंस पूरे उसमें फैल जाती हैं। तो ये जो क्या नाम है स्क्रीन पे जो क्या नाम है लाइट की जो प्रोडक्शन होती है ना, जो लाइट प्रोडक्शन, उसका हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन। उसका हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन। उसका हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये जो क्या नाम है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं इल्यूमिनेशन। द प्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज इल्यूमिनेशन। द एक्शन ऑफ सप्लाइंग और ब्राइटनिंग विद लाइट द luminous flux per unit area on the इंटरसेप्टिंग सरफेस एट एनी गिवन पॉइंट कॉल्ड इल्यूमिनेशन। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइट की प्रोडक्शन का क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इसकी ऑब्जर्वेशन कर लो। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्टेट, मतलब ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या नाम है स्टेट गए। एंड अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये उनका डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो द स्टेट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी कि क्या नाम है थोड़ी सी रोशनी चमक पैदा हुई, मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है ना, बात समझ में क्या, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्टेट गए, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्टेट गए। अनडिफ्लेक्टेड रहे यानी कि उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो स्टेट है। अगर डिफ्लेक्टेड होता तो इसका मतलब ये उनका डायरेक्शन चेंज होता। यानी कि ज़्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड रहे यानी कि स्टेट गया, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ शीट के जरिए। ठीक है ना, और उन्होंने प्रोड्यूस क्या की थी इल्यूमिनेशन, यानी कि चमक प्रोड्यूस की थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या नाम है स्मॉल स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन में गए, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट से पास होते हुए कुछ क्या नाम है अल्फा पार्टिकल्स जिन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन ऑफ 800, यानी कि 8000 में से किसी एक ने, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल नहीं बताने इतने कम, कितने 8000 में से किसी एक ने क्या किया, रिट्रेस दिया पाथ, यानी कि क्या नाम है बाउंस बैक दिया, गया और वापसी आया। पहले क्या था स्ट्रेट गया, कुछ क्या थे जिसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, और एक क्या था, एक 8000 में से कोई एक था जिसने क्या किया था रिट्रेस, का मतलब होता है बाउंस बैक, जाके वापसी आए अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आई, उसके ऑब्जर्वेशन तक। कंक्लूजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।